चलो, ल्यूकोसाइट्स पढ़ना है ना आज। क्या होता है ल्यूकोसाइट्स? इसका नाम ल्यूको क्यों पड़ा? ल्यूको क्यों नाम पड़ा इसका? कलरलेस। कलरलेस एंड साइट का मतलब सेल। साइट का मतलब सेल। कोई दिक्कत नहीं। तो कलरलेस सेल इसका नाम क्यों पड़ा, जबकि सेल ये कलरलेस होता नहीं है? क्योंकि एक सेल होता है जो कैसा होता है सर? रेड होता है, इसलिए सेल का नाम क्या होता है? आरबीसी। उसके मुकाबले इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया सर? ल्यूकोसाइट, कलरलेस। इसी का दूसरा नाम क्या है? WBC। हम लोग कलरलेस चीज को क्या बोल देते हैं सर? व्हाइट। ऐसे एक्चुअली होना नहीं चाहिए, ठीक है? आ गया ना सर? एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। यही बात लिखा है ना कि सर ये रेड नहीं होता है, उसके कंपैरिजन में हम लोग इसको बोलते हैं कि ये कलरलेस है। आ गया ना? दे आर न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? होता है, न्यूक्लिएटेड। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। ये बहुत कम नंबर में होता है। कितना होता है आरबीसी तुम्हारा 1 ml ब्लड में? 50 से 60 लाख। जबकि डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 6000 से 8000, 6K to 8K। कोई दिक्कत? आ गया ना? ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड है, कितना शॉर्ट लिव्ड? ये क्वेश्चन आज तक कोई पूछा नहीं है। डब्ल्यूबीसी कितना होता है? डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 6000 से 8000। आरबीसी कितना होता है? 50 से 60। आरबीसी का लाइफ कितना होता है? 120 डेज अप्रॉक्स, है ना? डब्ल्यूबीसी का लाइफ कितना होता है? शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव्ड ऐसा क्यों लिखा है कि देखो, डब्ल्यूबीसी किसको किसको पढ़ते हैं सर? NLMAB, ठीक है ना? NLMAB। न्यूट्रोफिल्स का लाइफ कितना होता है? मोनोसाइट्स का लाइफ कितना होता है? एसिडोफिल का लाइफ कितना होता है? बेसोफिल का लाइफ कितना होता है? सर ये शॉर्ट लिव डेज में होता है। कितना डेज? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। इसमें लिम्फोसाइट्स है, इसका लाइफ बहुत लंबा होता है, वेरी लॉन्ग लाइफ होता है इसका, वेरी लॉन्ग। कितना लॉन्ग सर? इन ईयर्स, है ना? एक सेल बताएंगे जिसका नाम होता है मेमोरी सेल। क्या नाम होता है? मेमोरी सेल। मेमोरी सेल जो होता है ना, ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा सेल में। और ये जो प्लाज्मा सेल होता है, इसका काम क्या होता है सर? प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडी बनाना। क्या काम होता है? एंटीबॉडी बनाना। तो ये जो मेमोरी सेल है ना, इसका काम है मेमोरी रखना। हमारे बॉडी में कौन सा दुश्मन आया था और फिर ये कब आएगा, जब भी आएगा तो उस पर अटैक करेगा। तो मेमोरी सेल का लाइफ कितना होता है सर? इन ईयर्स, सालों में। बचपन में जो मेरे को एंटीजन मिला था बॉडी में, जैसे वैक्सीन में होता है ना, तो वैक्सीन को कौन याद रखता है? मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल का लाइफ किस में होता है सर? ईयर्स में। 10 साल, 20 साल, 50 साल, ऐसा, ठीक है? चलो, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ लिखा हुआ है कि जनरली डेज में होता है, जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन एक डब्ल्यूबीसी है जिसका नाम क्या है? लिम्फोसाइट। क्या नाम है उसका? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का लाइफ किस में होता है सर? ईयर्स में। लिम्फोसाइट में कौन कौन सा टाइप हम पढ़ा है? एक पढ़ा है मेमोरी सेल, और दूसरा क्या पढ़े हैं सर? प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल का काम क्या होता है? मेमोरी रखना। जबकि प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? एंटीबॉडी। कोई दिक्कत नहीं? लिखो जल्दी से। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स as they are colorless due to lack of the hemoglobin. They are nucleated and are relatively lesser in number with average 6000 to 8000 per cubic mm of blood. Leukocytes are generally short-lived. We have two main categories of WBC. पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि WBC का दो कैटेगरीज होता है। दो कैटेगरीज का नाम क्या है? एक नाम है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा का नाम है ए ग्रेनुलोसाइट। दोनों को देखना। ग्रेनुलोसाइट्स नाम रटने से कोई मतलब तिस्मार खान तुमको नहीं बोलेगा, ठीक है मैडम? काम का चीज क्या है राशि? काम का चीज क्या है इसमें? ग्रेनुलोसाइट नाम यदि तुम रट भी लिए तो मेरे जैसे आदमी तुमको कोई इज्जत नहीं देगा जब तक तुम ये ना बता पाओ कि ग्रेनुलोसाइट्स को बोलते क्यों है। ग्रेन्यूल्स होता है, ये भी बात बोलोगे तो थोड़ा बहुत इज्जत देंगे।
एक बात और मेरे को सुनना है, क्या सुनना है सर, कि इसमें जो ग्रेन्यूल्स होता है ना, ये कहाँ पे होता है, ये बात यदि बता दोगे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, पहले पढ़ाए वही बता रहे हैं। अच्छा, तो सर कहाँ पे होता है ग्रेन्यूल्स? साइटोप्लाज्म में। कैसा ग्रेन्यूल्स होता है भाई? ग्रेन्यूल्स कैसा होता है? किस कलर का ग्रेन्यूल्स दिख रहा है? देखो, रेड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा सेल देखो और तीसरा सेल देखो, तीनों का न्यूक्लियस देख लेना। न्यूक्लियस का कलर क्या होता है? न्यूक्लियस का कलर क्या होता है? ब्लू। ग्रेन्यूल्स का कलर देखना, किस किस कलर का ग्रेन्यूल्स दिख रहा है? रेड, ब्लू और ये ग्रेन्यूल्स कैसा दिख रहा है? ये ग्रेन्यूल कैसा दिख रहा है? ये ग्रेन्यूल्स कैसा है? रेड, ये ब्लू और ये ब्रिक रेड या ब्राउन या ब्रिक रेड। रेड कलर का ग्रेन्यूल्स कहां पे दिखेगा? एकदम ये कहानी सुन लो फिर से। ये ग्रेन्यूल्स रेड कलर का दिख रहा है कब? जब हम इसमें कलर डाले। जब हम इसमें क्या डाले? कलर। जब हमने इसमें डाला स्टेन, स्टेन डाले तब, मतलब एक स्टेनिंग किए तब। ग्रेन्यूल्स किस कलर का था पता नहीं। अभी मेरे को ये ग्रेन्यूल्स कैसा दिख रहा है? रेड। ग्रेन्यूल्स पहले किस कलर का था? आई डोंट नो, बट अभी मेरे को ये ग्रेन्यूल्स कैसा दिख रहा है? ब्लू। ग्रेन्यूल्स किस कलर का था मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी किस कलर का दिख रहा है सर? ये ब्रिक रेड या ब्राउन आफ्टर स्टेनिंग, ठीक है ना। अब सर जो हमारा स्टेन है वो दो टाइप का होता है। एक स्टेन होता है एसिडिक स्टेन। स्टेन कैसा कैसा स्टेन होता है? एसिडिक। और दूसरा स्टेन क्या होता है? बेसिक। एसिडिक स्टेन जहां पे भी जाएगा वो किस कलर से कलर कर देगा किसी भी चीज को? लिटमस पेपर का कहानी याद है? लिटमस पेपर क्या होता है? एक पेपर होता है, एसिड में डालने के बाद क्या हो जाता है? वो रेड, और बेस में डालने के बाद ब्लू। बी से बेस, बी से ब्लू, ये याद रखे थे। लिटमस पेपर एसिड के साथ क्यों रिएक्शन किया? लिटमस पेपर में क्या खासियत है? तुमको आजकल कोई पूछा कि लिटमस पेपर का प्रॉपर्टीज बता, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिटमस पेपर? लिटमस पेपर सिर्फ मान लेते हैं कि हाँ एक पेपर है, बोल हाँ, और चिपका दो काम हो जाएगा। इज इट दैट मच सिंपल? नहीं, लिटमस पेपर का कुछ प्रॉपर्टीज है, समझना। वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। जब लिटमस पेपर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा कलर देता है? रेड। कोई दिक्कत? जब लिटमस पेपर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा कलर देता है? ब्लू। सेम चीज है, समझना, थोड़ा दिमाग लगाना। ये जो ग्रेन्स है जब एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या देगा? लिटमस पेपर जैसा कलर। वो कलर क्या है? रेड। जब ये ग्रेन्स बेस के साथ रिएक्शंस करता है कौन सा कलर देता है? ब्लू। जब ये ग्रेन्स रिएक्शंस करता है एसिड एंड बेस के साथ तो दोनों के साथ रिएक्शंस कर जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों के साथ रिएक्शंस कर रहा है। दोनों के साथ क्यों रिएक्शंस कर रहा है? क्योंकि ना ही ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है, ये खुद अपने आप में न्यूट्रल है। खुद अपने आप में क्या है? न्यूट्रल। तो इसके लिए एसिड एंड बेस दोनों क्या है? बराबर बराबर। तो ये कलर क्या आता है दोनों के बीच का? रेड एंड ब्लू के बीच का कलर क्या होता है? ब्राउन। तो सर इसका कलर क्या हो गया तुम्हारा? ब्राउन। अब समझना दो चीज है। ये ग्रेन्स कैसा था जब ये रेड कलर दिया कि सर देखिए रेड कलर आया, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे एसिड है। एसिड क्या है तुम्हारा सर? स्टेन। तो ये खुद क्या है सर? ये बेसिक है। लेकिन ये बेसिक है, लेकिन इसको प्यार किससे है? एसिडोफिल से। ये
एसिड लविंग है, कोई दिक्कत नहीं। ये सर क्या है, बेस लविंग है, मतलब खुद ये क्या है, एसिडिक। और क्या लविंग है सर, ये बेस लविंग, बेसोफिल, बेसोफिल्स। ये क्या है सर, ये न्यूट्रल है खुद में, तो ये खुद में न्यूट्रल है, तो इसको क्या है सर, ये एसिडो एंड बेसो दोनों फिल है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स क्या है, इसका ग्रेन्स, इसका ग्रेन क्या है सर, न्यूट्रल है, एसिड को भी बेस को भी, कोई दिक्कत नहीं। अब सर समझना, समझना एक बात, WBC का ना कुछ कुछ खासियत होता है, सुनना क्या खासियत होता है सर। जैसे ये तीनों जब हम पढ़े ना, कौन कौन पढ़े, ये क्या है एसिडोफिल, ये क्या है बेसोफिल, ये क्या है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल क्या है न्यूट्रोफिल। तीनों का न्यूक्लियस देखना, न्यूक्लियस मतलब यदि तुम एसिडोफिल का एग्जांपल लोगे तो इसका न्यूक्लियस कैसा होगा सो देखना, बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस कैसा होगा। एसिडोफिल का न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, न्यूक्लियस जब भी रहेगा ब्राउन कलर का ही रहेगा। कैसा न्यूक्लियस है थोड़ा देखना तो, कैसा न्यूक्लियस है ऐसा, एक गेंद लो, उसके बीच में ब्लू कलर का गेंद डालो, ठीक है ना, गेंद के बीच में कौन सा कलर का गेंद डाले, ब्लू कलर का, और जो छोटा गेंद और बड़ा गेंद के बीच में गैप है, पूरा ट्रांसपेरेंट गेंद लो, उसमें ब्लू कलर का क्या डाल दो, छोटा सा गेंद, छोटा सा बॉल डाल दिए, क्योंकि छोटा सा गेंद क्या तुम्हारा न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ तुम कैसा स्टैंड डाल दो जी, रेड कलर का, कैसा स्टैंड डाल दो, रेड कलर का। देखो कौन है, देखो तो ये वाला फोटोग्राफ है न्यूक्लियस ऐसा, और गेंद के चारों तरफ कौन सा कलर का ग्रेन्यूल्स है, रेड कलर का। तो देखेंगे क्या दिखेगा तुमको, रेड ग्रेन्स ज्यादा दिखेगा कि बीच वाला न्यूक्लियस अच्छा दिखेगा, रेड का ग्रेन्स ज्यादा अच्छा दिखेगा। एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बॉल ले लो, उसमें ब्लू कलर का स्पेक्स डाल दो, चश्मा डाल लो, आपकी मर्जी, ठीक है, हेडफोन डाल लेना नए जमाने वाला, फिर उसको क्या करना सर, रेड कलर का ग्रेन्स पूरे में भर देना, किस कलर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, दिखेगा। चलो इसके साथ तुम क्या करना भाई, सेम वही काम करना, हेडफोन डाल देना, ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो ग्रेन्स भी है वो किस टाइप का है, किस टाइप का ग्रेन सृष्टि, ब्लू। अब कैसा दिखेगा देखो तो, ये वाला आएगा, नहीं आएगा, आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो ग्रेन्स पूरा भरा हुआ है, तो ग्रेन्स से क्या हो गया, ढक गया, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियस का शेप कैसा है, हेडफोन, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब सर न्यूट्रोफिल्स के बारे में सुन लो पहले बात, न्यूट्रोफिल्स का एक स्टोरी है, छोटा सा, बड़ा स्टोरी नहीं है। उसका न्यूक्लियस में कितना चश्मा, बहुत ज्यादा चश्मा है ना। तो एक स्पेक्स मतलब एक हेडफोन मैडम, कनेक्टेड हेडफोन, मान लेते हैं बहुत बिजी आदमी है, ठीक है ना, 4-5 जगह बात करना है उसको, ठीक है ना, 4-5 गो हेडफोन रख लेता है वो, और सब कनेक्टेड आपस में, कोई दिक्कत नहीं। और उसका फिर कैसा दिखेगा तुम्हारा ग्रेन्स, तो ग्रेन्स कैसा होना चाहिए सर, रेड की ब्लू, ब्राउन, तो ब्राउन कलर का उसमें क्या डाल दो, स्टैंड डाल दो। हाँ अरे देखो बात क्या होता है, किताब लिखा बायोलॉजी वाला, लेकिन किताब को सच में जो लिख रहा था वो कौन लिख रहा था, आर्ट्स वाला या कंप्यूटर वाला, तो बायोलॉजी वाला फीलिंग नहीं ना दे पाएगा, नहीं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सर देखो, कोई यदि पूछे इसको नाम क्या और दे सकते हैं, तो ये जो स्टेन है ना, ये जो स्टेन है कौन सा स्टेन है, एसिडिक स्टेन, इसका नाम क्या है, इयोसिन, इयोसिन स्टेन बोलते हैं। जो बेसोफिलिक स्टेन है उसको क्या बोलते हैं, स्टेन जो बेसिक होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हिमेटोजाइलिन, हिमेटोजाइलिन, हिमेटोजाइलिन। ये जो स्टेन है उसका नाम क्या है, हिमेटोजाइलिन। हिमेटोजाइलिन खुद कैसा होता है, एसिडिक की बेसिक, खुद होगा
हिमेटोजाइलिन कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक? अरे एसिडिक क्या था, ईओसिन, तो हिमेटोजाइलिन क्या होगा, बेसिक। ग्रेन्स कैसा है जो डब्ल्यूबीसी वो बेसोफिल के अंदर है, एसिडिक। ग्रेन्स एसिडिक है तभी तो बेसिक डाई को पकड़ा, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रोफिल्स में कैसा ग्रेन्स है, न्यूट्रल ग्रेन्स है, तो एसिड को भी पकड़ा और बेस को भी पकड़ा। कोई डाउट है क्या? आज के बाद ग्रेनुलोसाइट के बारे में यदि किसी को डाउट है भाई तो ये टेंशन वाली बात है। ग्रेनुलोसाइट किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? क्या है ग्रेनुलोसाइट? ग्रेनुलोसाइट का मतलब ग्रेन्यूल्स रहेगा, कहां पे, साइटोप्लाज्म में। कैसा ग्रेन्स है ये, कलर कैचिंग, मतलब कलर को पकड़ेगा। तो ऐसे कलर कैचिंग ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, कलर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रोमा। तो ऐसे सेल को क्या बोल देंगे, क्रोमोजेनिक सेल, है ना, या क्रोमोफिलिक सेल, जेनिक नहीं फिलिक। कलर को लव करने वाला ग्रेन्स है, क्रोमोफिलिक ग्रेन्स पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेनुलोसाइट खत्म, कोई डाउट है? नहीं। ग्रेनुलोसाइट के बाद क्या पढ़ना है तेरे को, ए ग्रेनुलोसाइट, ये लिखना है, लिख लो। इधर देखो, कहां तक गए? न्यूट्रोफिल, eosinophil and basophils are different type of granulocyte, where lymphocytes and monocytes are agranulocytes। ठीक, अब देखो एक बात मेरे को डिस्कस करना है। ये तुम्हारा क्या है, अच्छा क्या डिस्कस करने वाले समझ गए? ये तुम्हारा है न्यूट्रोफिल्स। अब बताओ न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? कौन बोला ऐसा, राशि? कैसा होता है न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस, सृष्टि? वही बोली वही सही है। कैसा होता है भाई आलोक, कैसा होता है प्रियांशी? हाँ, कैसा होता है? बायलोब मतलब ये हो गया बायलोब। अब बाई से ट्राइलोब, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, मतलब मल्टी लोब्ड हो गया। अरे लेकिन मल्टी दो से एक से ज़्यादा को बोलते हैं, तो सब सही हो गया अनमोल। तो इसके लिए ना एक एनसीईआरटी वाला बड़ा सुंदर वर्ड लिखा है, बहुत जगह पढ़े हैं, ठीक है ना। एक्चुअली देखना, जब तुम लैब में सच में देखोगे ना ये सब सेल को, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये न्यूट्रोफिल्स है या ये ईओसिनोफिल है या फिर ये बेसोफिल्स है, इसके न्यूक्लियस के बेसिस पे। समझ में आ रहा है? तो सर न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा मॉर्फोलॉजी का होगा? इसका मॉर्फोलॉजी एक है कि बहुत है, बहुत है, तो इससे इसका नाम क्या होता है, पॉलीमॉर्फ। क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फ, पॉलीमॉर्फ। इसलिए किसका पॉलीमॉर्फ है, सेल का कि न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का। तो क्या वर्ड लिखेगी, लिखेगी पॉलीमॉर्फो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। कुछ गलत लिखा है क्या? एक ल्यूकोसाइट्स है जिसका मॉर्फोलॉजी न्यूक्लियस का बहुत सारा है, इसलिए वर्ड आ गया पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पॉलीमॉर्फो
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट। कोई दिक्कत, कोई डाउट है? नहीं। अब देखना, न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबेंडेंट सेल्स of the total WBC and basophils are the least among them. फेगोसाइट कौन कौन होता है हमारा WBC में? कौन कौन है फेगोसिटिक सेल? यार बताए थे ना याद रखने का तरीका। फेगोसिटिक जो होते हैं वो कौन है? PM नरेंद्र मोदी, है ना? ऐसे याद रखना, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल में एक स्टोरी है। तुम्हारे बॉडी में फेगोसिटिक सेल चाहिए या नहीं चाहिए? कितना चाहिए? थोड़ा बहुत चाहिए कि बहुत चाहिए? फेगोसिटिक सेल बहुत चाहिए। क्यों चाहिए फेगोसिटिक सेल तुम्हारे बॉडी में? क्यों चाहिए फेगोसिटिक सेल तुम्हारे बॉडी को? बैक्टीरिया मारने के लिए। बस बैक्टीरिया मारने से काम हो जाएगा? फॉरेन पार्टिकल्स को मारने के लिए। और क्यों चाहिए न्यूट्रोफिल्स? फेगोसाइट क्यों चाहिए बताओ? फेगोसाइट क्यों चाहिए पहले ये यदि सोच लोगे ना तो तुम्हारा सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों चाहिए फेगोसाइट तुम्हारे बॉडी को? वाई यू नीड फेगोसाइट? एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एक जनरल सेंस का क्वेश्चन। क्यों चाहिए फेगोसाइट? नहीं रहेगा तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली यही कहने का मतलब है ना कि फेगोसाइट वो चीज होता है जो तुम्हारे बॉडी से बाहर से जो कचरा आ जाता है उसको मार देता है। यू मीन दैट? फेगोसाइट का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेगोसाइट्स? फेगोसाइट का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेगोसाइट? क्या है फेगोसाइट का काम? सबका आंसर मिला जुला कि एक बोली बैक्टीरिया, तो ये बोला फंगस, एक बोला वायरस, यही ना बोल रहा है, और लास्ट में एक जेनरिक वर्ड बोल दिए फॉरेन बॉडी। यही ना आंसर आया भाई? तुमको क्या लगता है सिर्फ फॉरेन से तुम मरोगे? एक बात बताना, किसी का दिमाग में इतना बड़ा खून है, सपोज, कैसे माथा पटका, क्यों पटका? अरे टेंशन में थोड़ा माथा पटक लिया, उसके दिमाग के अंदर इतना खून जम गया। या कभी कभी नाखून के अंदर थोड़ा ब्लड जमा हो जाता है, या फिर किसी भी कारणवश से तुम्हारे बॉडी में ब्लड है, तो वो ब्लड मेरे पास यदि आएगा तो बोलेंगे ठीक है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, दवा देते हैं सूखने वाला सूख जाएगा। क्या दवा सुखा देता है वहां पे जाके? नहीं। कौन खत्म कर देता है उसको? तुम्हारे बॉडी का सेल। कौन सेल वो ऐसा काम करता है भाई, इतना अच्छा कृपा करता है? फेगोसाइट। फेगोसाइट। तो फेगोसाइट का काम क्या समझ में आया? अरे यार, हम लोग जितना भी कीड़ा मकोड़ा खाते हैं वो अलग बात है, उसके बाद भी हमारे बॉडी में जितने भी डेड एंड डिकेड पार्ट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स में होते हैं, उसको कौन डाइजेस्ट करके खत्म करते रहता है? फेगोसाइट। मतलब फेगोसाइट्स का काम समझ में आ रहा है क्या? फेगोसाइट्स वो सेल है जो हमारे बॉडी के जो अनवांटेड सेल्स हैं उसको भी मारता है। वांटेड सेल भाई गलती से ब्लड आ गया, अनवांटेड सेल जो हमारे बॉडी में उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा सुनना, मान लेते हैं किसी को एड्स हो गया है। एड्स में क्या होता है भाई? एड्स में क्या होता है? व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ एड्स पेशेंट? एड्स वाले पेशेंट्स का क्या दिक्कत होता है? क्या दिक्कत है एड्स वाले पेशेंट के साथ? उसका इम्यूनिटी चला जाता है भाड़ में, इम्यूनिटी नहीं रहता। तो इम्यूनिटी क्यों नहीं रहता? उसका WBC का नंबर 1200 और 1300 रहता है, कितना रहना चाहिए? उसका WBC का नंबर 300 और 400 भी रहता है, हम देखे हैं पेशेंट को। WBC कितना है? 300 टोटल WBC। हाँ, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए WBC का नंबर? 6000। कितना है उसके पास? 300। क्या दिक्कत होगा उसको? फॉरेन का अटैक छोड़ो, उसका घर का जो सेल है ना, अच्छा घर में हमारा जब सेल डिवीजन होता है दो टाइप का सेल बनता है, कुछ सेल नॉर्मल बनते हैं, कुछ सेल गड़बड़ बनते हैं, कैंसरस बनते हैं। उस कैंसरस सेल को कौन खत्म कर देता है? हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो हमारा यदि इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे पास ना कैंसर होने का चांस बढ़ जाते हैं। जो एड्स वाला पेशेंट रहता है 10, 20, 22 साल का, 50 साल का, उसमें कैंसर आप देखें बहुत कॉमन है। कैंसर एड्स का पेशेंट है,
या किसी भी कारण से उसका इम्यूनिटी खराब है, कैंसर होने का चांस बहुत है। क्यों? क्योंकि कैंसर हमारे बॉडी का अनवांटेड सेल्स है जो इम्यून सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाया। समझ में आ रहा बात हम क्या बोले? क्या बोले सर? कि सर कैंसर का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? अनवांटेड सेल्स है जो कौन खत्म करता? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कौन? फेगोसाइट, उसको खत्म नहीं कर पाए। तो एक बात ना, फेगोसाइट्स का सिर्फ बैक्टीरिया वायरस से बचना काम है कि हमारे बॉडी के पूरे अनवांटेड सेल के नंबर को खत्म किए हुए रहता है? समझ में आ रहा है? तो सर फेगोसाइट्स मतलब नॉट ओनली ईटिंग ऑफ द फॉरेन सेल्स ऑफ द बॉडी, बट इट्स ईटिंग ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स दैट आर जनरेटिंग इन आवर बॉडी ओवर द टाइम। समझ में आ रहा है बात को? चलो, तो भाई हुआ क्या? कंक्लूजन ये निकला कि तुम्हारे बॉडी में एक सेल है जिसका नाम बोलते हैं फेगोसाइट, एंड फेगोसाइट का काम क्या है सर? अनवांटेड को डिस्ट्रॉय करना, चाहे अनवांटेड फॉरेन रहे या देसी रहे सेल्फ, दोनों को क्या कर देना? डिस्ट्रॉय। तो फेगोसाइट्स का काम क्या है? डिस्ट्रॉय करना। किसको? अनवांटेड। दैट अनवांटेड में बी फॉरेन और इट में बी सेल्फ, हमारे खुद के बॉडी का, लेकिन वो अनवांटेड है। क्यों? क्योंकि वो लाइक का नहीं है, वो नालायक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, फेगोसाइट्स का काम है ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। फेगोसाइट्स मतलब सबसे ज्यादा काम का लग रहा है, तो फेगोसाइट्स का नंबर कम रखना है कि ज्यादा रखना है? ज्यादा रखना है, ठीक है। अब समझना, फेगोसाइट्स जो इधर उधर भाग भाग के सब काम कर सकता है, उस फेगोसाइट्स का नाम क्या है? न्यूट्रोफिल। क्या नाम है इसका? न्यूट्रोफिल। क्या नाम है इसका? न्यूट्रोफिल्स। अब देखो, एक और फेगोसाइट्स हम लोग पढ़े। कौन सा फेगोसाइट्स हम लोग पढ़े? एक मोनोसाइट। मोनोसाइट। अब मोनोसाइट क्या होता है इसको समझना। मोनोसाइट का कहानी सुनो। मोनोसाइट्स जब तक इंडिया में था तब तक ठीक है। इंडिया से जैसे लंदन गया, वो अपना नाम बदल लिया, मोंक। क्या नाम कर लिया? मोंक। ऐसा मोनोसाइट करता है क्या? हाँ, मोनोसाइट जब ब्लड वेसल्स के अंदर है तब तो अपने आप को बोलेगा मोनोसाइट हम है। क्या है वो? मोनोसाइट। जैसे ही बाहर से निकलेगा ये बड़ा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है? मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज मतलब, मैक्रो मतलब क्या हुआ? लार्ज। फेजेज मतलब क्या होता है? फिगोसिटिक सेल, है ना, बड़ा कोई खा जाता है, मैक्रोफेजेज। तो एक बात बताना, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेज में इजली से कौन ट्रेवल करके खा पाएगा, लूट पाएगा? न्यूट्रोफिल्स, इसलिए उसका नंबर क्या होता है? ज्यादा। और मोनोसाइट्स का नंबर थोड़ा क्या होता है? कम। कोई दिक्कत नहीं। भाई बेसोफिल के बारे में पढ़ना तुम थोड़ा। बोल क्या भाई पढ़ना है बेसोफिल के बारे में? इधर देखो, बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हिपेरिन, ईटीसी। बेसोफिल क्या सीक्रेट कर रहा है? हिस्टामिन, ठीक है। और क्या सीक्रेट कर रहा है? सेरोटोनिन। और क्या सीक्रेट कर रहा है? हिपेरिन। क्या करता है ये लोग सर? हिस्टामिन क्या करता है पहले बता दो। सर्दी खांसी जितना भी दिक्कत होता है ना, इचिंग जितना भी दिक्कत होता है, किसके कारण होता है? हिस्टामिन के कारण। ये सब दिक्कत को और कौन बढ़ा सकता है? सेरोटोनिन। ये सब दिक्कत को और कौन बढ़ा सकता है? हिपेरिन। हिपेरिन का काम क्या होता है? ब्लड को एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता है। सेरोटोनिन का क्या नाम है दूसरा? हैप्पी हार्मोन। जब तुम ज्यादा खुश होगे ना तो सेरोटोनिन सीक्रेट होगा, है ना। मिल्क का जब कंज्यूम करोगे ना रात में तो सेरोटोनिन बोलता है सीक्रेट होता है, इसलिए हमको अच्छा नींद आता है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ मिल्क। कोई दिक्कत नहीं। तो सर क्या क्या नाम बताए? हिस्टामिन केस क्या होता है हिस्टामिन के कारण? हिस्टामिन एक मीडिएटर है एलर्जी का। जितना भी टाइप का एलर्जी इचिंग वगैरह हो रहा है उसमें सर क्या सीक्रेट हुआ होगा? हिस्टामिन। सेरोटोनिन का दूसरा नाम क्या बोले? हैप्पी हार्मोन। तुम्हारे खुश रहने से एक हार्मोन आएगा, उसका नाम क्या है? सेरोटोनिन। और क्या पढ़ा? हिपेरिन। हिपेरिन का काम क्या है? तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो जमता क्यों नहीं है? हिपेरिन का कृपा है, ठीक है ना। तो एक बात है ना, तुम क्या चाहोगे? तुमको एलर्जी होते रहे कि नहीं हो? ना हो। तो भगवान उसका जुगाड़ करके भेज दिया। क्या बोला? ए बेसोफिल तुम्हारा नंबर कम रहेगा। तुम्हारा नंबर कितना रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो बेसोफिल क्या होता है सर? सबसे कम, ठीक है। चलो अब सर लास्ट में निमोनिक्स हमारा क्या था? WBC का याद करने का, नीलम, NLMEB। अरे अब बर्बाद, ठीक है, तो ई हो गया ना और बी। तो बेसोफिल क्या हो गया? बॉटम पे, सबसे नीचे। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा, रीजन बताए। न्यूट्रोफिल्स के बाद क्या होगा सर? लिम्फोसाइट। फिर क्या होगा सर? मोनोसाइट। फिर क्या होगा सर? इयोसिनोफिल।
लिम्फोसाइट का भी पढ़ा रहे थे ना, क्या काम होता है सर लिम्फोसाइट्स का? एंटीबॉडी बनाना। लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे होता है? दो जगह पे, एक होता है बोन मैरो में, दूसरा होता है थाइमस में। इसके बेसिस पे लिम्फोसाइट्स कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। कोई डाउट है क्या? इतना डाउट है किसी को? नहीं। सर अब बताओ न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज कितना होता है? नहीं कुछ याद रहे तो 60% बोल देना। एकदम दिमाग एकदम पागल हो जाए तुम्हारा तो बोल देना 60%। 60% से कम यदि न्यूट्रोफिल्स है तो ही गड़बड़ है। अच्छा इंडिकेशंस नहीं है। न्यूट्रोफिल्स कितना है सर? 60%। कितना? 60। ये 60 से कम नहीं करना है। लिम्फोसाइट्स कितना सर? हाँ 20 to 25%। तो कितना लिखें? 20 लिखें 30 लिखें? 20 लिखते हैं। चलो मोनोसाइट्स कितना लिखते हैं? 10%। इओसिनोफिल कितना लिखते हैं? लगभग 5%। उसके बाद क्या करते हैं सर? बेसोफिल को 1%। कितना परसेंट हुआ जोड़ के देखना तो? 60, उसके बाद 20, उसके बाद 10, तो कितना हो गया? 30, 90, 95। लगभग रेंज आ गया ना सर। 60 के बाद कितना कर देना सर? 20, 10, 5 और 1। ये लगभग रेंज है। लगभग मैं बताया, अलग अलग इंसान का अलग अलग ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कभी 70 रहेगा, कभी 80 रहेगा, कभी 90 रहेगा, उससे कोई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। पढ़ते हैं सर क्या लिखा हुआ? Neutrophils are the most abundant cell, 60 to 65% of the total WBC. Basophils are the least, 0.5 to 1%. Among them, neutrophils and the monocyte, 6 to 8%. मोनोसाइट कितना लिखा हुआ है? 6 to 8%। हमने कितना लिखा? 10। ठीक है। आर फेगोसिटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग इन द बॉडी। बस इतना ही लिखा है फॉरेन। तो इसका और कोई काम नहीं है क्या? है भाई, सबसे काम है अपना ही बॉडी का दुश्मन को। पहले खुद का कमी निकालो कि पहले दूसरा का कमी? खुद का। अच्छा आ गया ना। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या होता है? बेसोफिल तुमको एक थप्पड़ को मारे, एक थप्पड़ के पास जो भी चीज हो रहा है ना वो इन्फ्लामेशन है। एक थप्पड़ मारने के बाद दर्द हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। फूल गया, इन्फ्लामेशन। रेडनेस हो गया, इन्फ्लामेशन। थप्पड़ मारा वहां गर्म हो गया, अरे यार थप्पड़ मारा गर्म हो गया, है ना। ठंडा में उपाय कर सकता बचने का, कोई दिक्कत? तो क्या है तुम्हारा? इन्फ्लामेशन। तो सर इन्फ्लामेशंस या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए, इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेसोफिल। क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, ये सबसे बड़ी बात है। ये वर्ड नहीं आया, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है, ये नहीं आया। क्वेश्चन इस तरह आया, बेसोफिल से क्या सीक्रेट होता है? तो बोलेगा हिस्टामिन। बेसोफिल से क्या सीक्रेट होता है? सीरोटोनिन। बेसोफिल से क्या सीक्रेट होता है? हेपेरिन। लेकिन आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया कि बेसोफिल्स का यूज होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में या रिएक्शन में। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ये आया नहीं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों करो इसको। आ गया ना। ईओसिनोफिल्स रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर आल्सो, देखो ईओसिनोफिल का काम क्या लिखा हुआ है सर? इन्फेक्शन को रेसिस्ट करता है। कैसे रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को? कैसे? एसिडिक का, इसीलिए ये सेल है, तुम्हारे बॉडी का सेल है। क्या सीक्रेट होता है ईओसिनोफिल से? मैडम ईओसिनोफिल कैसे काम करता है? ईओसिनोफिल कैसे काम करता है? ईओसिनोफिल कैसे काम करता है? ये इन्फेक्शंस बोला है ना, रेसिस्ट करता है, इन्फेक्शंस को रोकता है। कैसे? कैसे? कैसे नहीं पता? चलो देखो कैसे आलोक, कैसे रुकता भाई? नहीं पता? लिखना है किसी को कुछ? हाँ क्या बोले? 45 से भी 40 हो गई। ईओसिनोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शन, इसका मतलब बताओ, कोई बताएगा? देखो इधर, ये ईओसिनोफिल है। ईओसिनोफिल है, देखने तो सुंदर लग रहा है, वैसा ईओसिनोफिल के जैसा लग रहा है भाई। अब हो गया ईओसिनोफिल। इसके सरफेस पे ना
इसके सरफेस पे क्या बाइंड करता है, क्या बाइंड किया हुआ ये, एंटीबॉडी। ये क्या है तुम्हारा, एंटीबॉडी। इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी का ना ये जो पार्ट है ना, ये देखो ये एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होता है, इसको बोलते हैं एंटीजेन बाइंडिंग साइट, एंटीजेन बाइंडिंग साइट। यहां पे एंटीजन चिपकता है और ये तुम्हारा क्या है सर, एंटीजेन है, ठीक है ना। तो यदि एंटीजन को पकड़ना है तो इसमें कौन मदद करता है, इस सेल का नाम क्या है, इयोसिनोफिल। समझ में आ रहा है। तो एंटीबॉडी को लेके घूम रहा है यदि इयोसिनोफिल, किसको लेके घूम रहा है सर, एंटीबॉडी को। अरे लेके घूम रहा है ना भाई, इसके सेल पे चिपका हुआ है ना एंटीबॉडी। तो बताना तुमको इन्फेक्शन से रोकेगा कि नहीं रोकेगा, रोकेगा। तो ये बात पता चल गया कि नहीं, अच्छा यार पहले नहीं पता था। तो सर क्या लिखा हुआ है, इयोसिनोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ये दूसरा वर्ड लिखा हुआ एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड है, इसका मतलब क्या है, एक सेल होता है जिस सेल का नाम क्या है, उस सेल का नाम है देखो इधर मास्ट सेल। क्या नाम है उसका, मास्ट सेल। क्या नाम होता है, मास्ट सेल। क्या होता है नाम उसका, मास्ट सेल। ठीक, कोई दिक्कत है, नहीं। अब क्या करता है इसको समझना। इयोसिनोफिल इतना बदमाश है, एंटीजन को पकड़ लिया, अच्छा पकड़ लिया, अब ये ना इसको जाके स्टिमुलेट कर देता है, किसको, मास्ट सेल को। अब मास्ट सेल को स्टिमुलेट किया तो मास्ट सेल से क्या निकला सर, इसके अंदर पैक रहता है, क्या पैक रहता है, हिस्टामिन। क्या पैक रहता है, हिस्टामिन। और हिस्टामिन क्या कराता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स या रिएक्शन। और यदि जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलर्जी। अच्छा कहानी फिर से समझाइए मेरे को, जितना देर लगेगा उतना ही देर पढ़ाएंगे। कहानी इज दिस कि ये जो एंटीजन बोल रही है ना, ये एंटीजन तुम्हारा डस्ट हो गया, ये डस्ट आके यहां पे चिपका, किस पे, इयोसिनोफिल पे, इयोसिनोफिल के एंटीबॉडी पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारा डस्ट एंटीजन हो गया, हमारा डस्ट इज व्हाट, एंटीजन। अब ये जो सेल है, क्या नाम है इस सेल का, इयोसिनोफिल। ये इयोसिनोफिल चुगलखोर है ना, चुगली कर दिया, किसको चुगली कर दिया, मास्ट सेल को। अब मास्ट सेल क्या निकाला सर, हिस्टामिन। और हिस्टामिन क्या किया, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और ये चीज होने में ना विद इन सेकेंड हो जाता है, विद इन सेकेंड। तो विद इन सेकेंड तुम डस्ट में जाओगे, हो जाता है ना डस्ट, इसको एलर्जी, कितना समय लगता है एलर्जी का इफेक्ट देखने में। डस्ट में गए, मुश्किल से एक आध मिनट होता है, उसके बाद अपना औकात दिखा देता है ये डस्ट और इयोसिनोफिल और मास्ट सेल, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या रिलीज होता है सर, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स। और यदि जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलर्जी। कोई डाउट है क्या, नहीं। तो सर इयोसिनोफिल का रोल एलर्जी में है कि नहीं है, आप देना। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% आर ऑन टू मेजर टाइप्स, बी एंड टी फॉर्म्स। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट वाला चीज कल पढ़ाएंगे। कोई डाउट है क्या, नहीं, लिख लो।